हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे और अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, महाराष्ट्र सेट का एग्ज़ाम हुआ था और मेरे ही कुछ स्टूडेंटों के द्वारा बार बार यह निवेदन किया गया था कि मैम पेपर सोल्व करवा दें। इसके दो पार्ट हम पहले कर चुके हैं। ये हिंदी का पेपर है हमारा, पेपर सेकंड महाराष्ट्र सेट हिंदी। इसमें 100 क्वेश्चन थे, जिसको हम क्वेश्चन जो हैं ये इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए 3 वीडियो में मैं इसको सोल्व करवा रही हूँ। 2 क्लास पहले अपलोड कर दी गई हैं, जिसमें 1 से 50 तक के क्वेश्चन सोल्व करवा दिए गए थे। आज क्वेश्चन नंबर 51 से और क्वेश्चन नंबर 100 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में सोल्व कराए जाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि अवश्य इस वीडियो को पूरा देखें। कहने को तो ये पेपर महाराष्ट्र सेट का था, लेकिन दोस्तों पेपर का लेवल इतना अच्छा है, हर हिंदी साहित्य की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को ये लगाकर देखना चाहिए। इस पेपर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बने रहिएगा मेरे साथ और वीडियो को देखते रहिए। क्वेश्चन कमेंट करके आंसर भी आपको देने हैं। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास है, निम्नलिखित प्रेमाख्यान काव्यों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है। जो प्रेमाख्यान सूफी काव्य हैं वो आपको दिए गए हैं, इनका सही क्रम आपको लगाना है। विकल्प है हंसावली, चंदायन, पद्मावती कथा, सत्यवती कथा। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, सही आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा हमारा ए। देख लेते हैं एक बार, सही आंसर ए हो जाएगा। सबसे पहले हंसावली है। हंसावली का रचना काल क्या है आपका, 1376 है। फिर है चंदायन कब की है, 1369 की है। फिर है पद्मावती कथा कब की है आपकी, 1459 की है। और सत्यवती कथा कब की है आपकी, 1501 की रचना है। हमें क्रम से लगाना था। जो हंसावली है वो असायत की रचना है, चंदायन है ये किसकी है, मुल्ला दाऊद की रचना है, पद्मावती कथा किसकी है और सत्यवती कथा ईश्वरदास की रचना है। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही क्रम क्या है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कंठ। जब मुख विवर शुरू होता है, मुख का गड्ढा शुरू होता है, तो सबसे पहले कंठ आ जाता है। कंठ के बाद में आता है तालु, जो कोमल तालु होता है। तालु के बाद आता है मूर्धा, जो कठोर तालु हुआ करता है। मूर्धा के बाद आता है वर्तस्य, जो आपका दंत मूल कहलाता है। फिर उसके बाद दंत आते हैं और उसके बाद ओष्ठ आ जाते हैं। इस प्रकार से देखते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। सबसे पहले कंठ, कंठ के बाद तालु, फिर मूर्धा बीच में छोड़ दिया है, फिर वर्तस्य, फिर दंत और फिर ओष्ठ। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की फुटकल रचनाओं का सही क्रम कौन सा है। जो भक्तिकालीन फुटकर रचनाएं हैं उनका सही क्रम पूछा है कि उनका सही क्रम कौन सा है। सही क्रम का निर्धारण कर हमें आंसर देना है। विकल्प है हित तरंगिणी, सुदामाचरित, माधवानल काम कंदला, हनुमान नाटक। सही विकल्प का चयन कर हमें आंसर देना है। जल्दी से आंसर दीजिए। दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए। देख लेते हैं। सबसे पहले है हित तरंगिणी। हित तरंगिणी कृपाराम की रचना है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है, हिम तरंगिणी का जो प्रकाशन वर्ष है वो प्रकाशन वर्ष है हमारा 1541 ईस्वी, 1541। सुदामाचरित देखते हैं तो कब की है, 1545 की है, नरोत्तम स्वामी की।
उसके बाद है माधवानल काम कंदला। माधवानल काम कंदला कई की रचना है, लेकिन यहाँ जो माधवानल काम कंदला ली गई है यह आलम की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष है आपका 1584 ईस्वी। उसके बाद है हनुमान नाटक। हनुमान नाटक है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1630। तो सही विकल्प हमारा हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे समक्ष दिया गया है, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम कौन सा है। जीवन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम हमें देखना है। विकल्प हैं सोहनलाल द्विवेदी, सूरदास, केशवदास, जगन्नाथ दास, रत्नाकर। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों पेपर तो पहले ही सोल्व करवाना चाहते थे, लेकिन समय का थोड़ा अभाव था। हरियाणा एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर क्लासेज चल रही थी, जिसके चलते हुए मैं समय नहीं दे पाई, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया है पेपर सोल्व करवाने में। कोई बात नहीं, हम लेकिन जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं, जो आंसर दिए गए बिल्कुल सटीक दिए गए हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं दिया गया है, क्योंकि ये जो सभी क्वेश्चन हैं ये सभी क्वेश्चन पेड क्लासेज में अच्छे से करवाए हुए हैं। तो जो स्टूडेंट पेड क्लासेज ले रहे हैं उनका भी क्वेश्चन, ये कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा। बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं थे, क्वेश्चन आपके मीडियम स्तर के ही रखे गए हैं, एक माध्यमिक स्तर के ही रखे गए हैं। बहुत अधिक कठिन और बहुत अधिक आसान भी ये नहीं थे। चलिएगा अब हम देख लेते हैं, लेकिन दोस्तों एक ही शर्त है, अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, सोल्व करवाने का तरीका भी पसंद आ रहा है, तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए इसी प्रकार से हर पेपर में कोशिश करती हूँ सोल्व करवाने का, कि हर पेपर सोल्व करवाया जाए। आइए देखते हैं, इसका जो आंसर है ये आपने चूज कर ही लिया होगा सभी ने। विकल्प है जगन्नाथ दास, रत्नाकर, सूरदास, सोहनलाल द्विवेदी और केशवदास। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आंसर हो जाएगा सी। देखिए सबसे पहले हम सूरदास की बात करते हैं। सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। उसके बाद है केशवदास। केशवदास का कब हुआ था? 1555 ईस्वी में। उसके बाद जगन्नाथ दास रत्नाकर कब के हैं? 1866 के हैं। और सोहनलाल द्विवेदी कब के हैं? आपके 1906 के हैं। तो सही विकल्प हमारा हो जाएगा सी। सूरदास 1478, केशवदास 1555, जगन्नाथ दास रत्नाकर 1886 और सोहनलाल द्विवेदी 1906। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाशनारंभ वर्ष के आधार पर पत्रिकाओं का सही क्रम बताना है अपने को, कि कौन सी पत्रिका का सही क्रम क्या है। दोस्तों आंसर विकल्प है मनोरमा, माधुरी, कल्याण, सुधा। हमारा सही विकल्प हो जाएगा सी, मनोरमा। इसकी डेट मुझे अभी ध्यान नहीं आ रही है। उसके बाद है माधुरी। माधुरी 1922 की है। कल्याण, कल्याण कब प्रकाशित हुआ? कल्याण पत्र आपका 1900। दोस्तों जो कल्याण पत्र था हमारा वो कब प्रकाशित हुआ था? 1900। सॉरी दोस्तों, एक बार फिर से एक बार ओपन कर लेते हैं इसको, देखिएगा उस क्वेश्चन कौन सा सोल्व कर रही थी हम, पत्रिकाएं हमारी थी, देख लेते हैं एक बार। ये जो पत्रिकाएं दी जा रही हैं हमें, पत्रिकाएं हैं मनोरमा। आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा? सी। मनोरमा की डेट मुझे अभी ध्यान नहीं आ रही है। और माधुरी है, इसकी डेट है 1922। उसके बाद में कल्याण कब प्रकाशित हुआ था? 1925 में। सुधा कब प्रकाशित हुई? 1929 में। तो इनके अनुसार भी यदि हम क्रम लगाना चाहते हैं तो क्रम क्या आ जाएगा? हमारा सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, जन्म के आधार पर कवियों का सही क्रम लिखिएगा। विकल्प दिए गए हैं बिहारी लाल, रहीम, घनानंद और मतीराम। जल्दी से सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा बी, रहीम। रहीम की अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म कब का है? 1553 ईस्वी माना जाता है। उसके बाद है हमारे पास
देखिए रहीम का जो जन्म है ये 1553 है। उसके बाद बिहारी लाल का कब है? 1595 है। उसके बाद है मतीराम का कब का है? 1617 का। घनानंद का कब का है? 1689 का। तो सही विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे समक्ष दिया जा रहा है, सुमित्रानंदन पंत की काव्य रचनाओं का कालक्रम अनुसार सही क्रम कौन सा है? सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं का कालक्रम अनुसार सही क्रम पूछा है। विकल्प हैं शिल्पी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण और उत्तरा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। जी दोस्तों, जो हमारा आंसर है वो आंसर हो जाएगा बी। सबसे पहले आ जाएगी ग्राम्य। ग्राम्य का यदि हम प्रकाशन वर्ष देखना चाहते हैं तो कब का है? 1940 में प्रकाशित हुई थी। स्वर्ण किरण कब प्रकाशित हुई? 1947 में हुई। उत्तरा कब हुई थी? 1949 में हुई थी। और शिल्पी कब हुई? 1952 में हुई थी। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न कविताओं का कालक्रम अनुसार सही क्रम कौन सा है? ये जो कविताएं दी गई इनको सही क्रम में हमें लगाना है। विकल्प है प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, चुभते चोभते और वैदेही वनवास। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ए, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास कब की है? आपकी 1914 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद है पद्य प्रसून कब है? 1925 में प्रकाशित हुई। चुभते चोभते 1900 कहीं 24 भी मिल जाता है दोस्तों, कहीं 26 भी मिल जाता है हमें। तो यहाँ जो डेट ली जा रही है ये 1926 के अनुसार ली जा रही है। उसके बाद है वैदेही वनवास। वैदेही वनवास कब का है? 1941 का। वैदेही वनवास कब का हो जाएगा हमारा? वैदेही वनवास हो जाएगा 1941। तो जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ए। प्रिय प्रवास 1914 का है कि आसान ट्रिक के साथ हमने याद ही किया था कि 14 साल की उम्र में ही गोपियाँ कहती हैं कि हमारे प्रिय तो प्रवास कर गए, अब हमें पारिजात से क्या लेना, हम भी वैदेही वनवास करेंगे। यानी ये जो तीनों प्रबंध काव्य हैं इनको हमने इस प्रकार से एक ट्रिक से याद कर रखा था। तो प्रिय प्रवास कब का है? 14 का है। उसके बाद में पद्य प्रसून 25 का है। चुभते चोभते 26 का है। वैदेही वनवास कब का है? 41 का है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम कौन सा है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें उपन्यासों का सही क्रम देना है। विकल्प दिए गए हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, गोदान, तमस और झूठा सच। ये आपके समक्ष विकल्प रखे गए हैं। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए गोदान का प्रकाशन वर्ष देखिए तो कब का है? गोदान आपका 1936 का। गोदान का प्रकाशन वर्ष 1936 में है। बाणभट्ट की जो आत्मकथा है उसका जो प्रकाशन वर्ष है आपका वो कब का माना जाता है? बाणभट्ट की आत्मकथा का जो प्रकाशन है ये 1946 का है। 1946। उसके बाद है झूठा सच। ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, एक 1958 में और दूसरा 1960 में। तो चाहे आप झूठा सच के 58 ले लें या 60 ले लें, दोनों ऑप्शन के अनुसार आंसर सही है। उसके बाद है हमारा तमस। तमस कब का है? 1973 की रचना है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए। जो गोदान है 1936 का है। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 की है। झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, 1958 और दूसरा 1960। और तमस कब का है? 1973 की रचना है। तमस से 73 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है, भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? विकल्प है सभी नचावत राम गोसाई, आखिरी दाव, भूले बिसरे चित्र,
चित्रलेखा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। इनका सही क्रम कौन सा होगा? ये विकल्प आपके समक्ष दिए जा रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। दोस्तों आंसर हमारा हो जाएगा सी। देखिए सबसे पहले चित्रलेखा कब का है? 1934 का है। चित्रलेखा 34 का है। आखिरी दाव 1950। 50 साल की उम्र में सारे दाव लगा दिए थे, आखिरी दाव भी लगा दिया और आखिरी दाव में अपने भूले बिसरे चित्र भी लगा दिए। कब का? 1969 का है। और लास्ट में हार गई और हार कर क्या कहती है कि सभी नचावत राम गोसाई कब? 70 साल की उम्र में। ये आपको कोड से भी मैंने करवा रखा है। देखो चित्रलेखा है 1934 का, आखिरी दाव 1950, भूले बिसरे चित्र 1969 और सभी नचावत राम गोसाई 1970 की रचना हो जाएगी। आंसर हो जाएगा सी। और कोड से अगर डेट याद नहीं है तो कोड से भी आप कर सकते हो। मैंने सभी का कोड आपको बनवा रखा है और कोड के आधार पर भी आप आंसर आराम से इसको लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों के सही क्रम को चुनिएगा। उपन्यास दिए गए हैं कर्मभूमि, परख, झूठा सच, अपने अपने अजनबी। ये विकल्प आपके समक्ष है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। आंसर क्या होगा? दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा बी। देखिएगा परख कब का है? जैनेन्द्र का 1929 का है। 1929। और हमने कोड भी बनाया था कि 29 साल की उम्र में क्या करता है? परख करता है। उसके बाद है कर्मभूमि। कर्मभूमि कब की है आपकी? कर्मभूमि कब की है? 1923 की। कर्मभूमि का प्रकाशन वर्ष 1923 माना जाता है। झूठा सच अभी देख के आई थे, 58 या 60 का है आपका। झूठा सच या तो 58 का है या दूसरा भाग इसका 60 का है। और अपने अपने अजनबी जो है ये कब का है? 1961 का है। तो सही विकल्प आ जाएगा बी। परख 1929 की, कर्मभूमि 1923 की, झूठा सच 1958 या 1960, अपने अपने अजनबी 1961। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे समक्ष दिया गया है, क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों का सही क्रम क्या है? प्रेमचंद की कहानियां, इनका सही क्रम लगाना है। विकल्प है सवा शेर गेहूं, पूस की रात, कफन, क्रिकेट मैच। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? ए। आंसर हो जाएगा ए। देखिए सवा शेर गेहूं, सवा शेर गेहूं कब की है? 1924 की रचना है। उसके बाद पूस की रात तो सभी जानते ही हैं, 1930 की है। कफन कब का है? 1936 की रचना है। और क्रिकेट का मैच कब की है? 1937 की रचना है। सही विकल्प हो जाएगा ये सवा शेर गेहूं 1924। इसको हम कोड में ही ऐसे याद करते हैं कि 24 शेर गेहूं देता है, सवा शेर नहीं 24 शेर गेहूं दे देती है। जो बूढ़ी काकी होती है वो 24 शेर गेहूं देती है। तो इस प्रकार से हमने डेट याद कर रखी है कोड के साथ ही। पूस की रात है तो पूस की रात कब आती है? 30 को। कफन ओढ़ लेता है 36 को। और फिर क्रिकेट खेलने जाता है 37 को। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? भीष्म साहनी के जो नाटक हैं उनका सही अनुक्रम हमें लगाना है दोस्तों। विकल्प है माधवी, मुआवजे, आलमगीर या हानुस। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा बी। सबसे पहले हानुस है। हानुस कब का है? 1977 की रचना है। उसके बाद है माधवी कब की है? 1985 की है। मुआवजे लेना चाहता कितना? 1993। और आलमगीर 1999। हानुस 1977, माधवी 1985, मुआवजे 1993 और आलमगीर 1999 की रचना है। आंसर हो जाएगा ए।
अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की नाट्य रचनाओं का कालक्रम अनुसार सही क्रम कौन सा है? विकल्प हमें दिया जा रहा है अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, प्रायश्चित और कामना। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? डी। देखिए अगर प्रायश्चित की बात करते हैं तो प्रायश्चित कब की है? 1913 की रचना है। अजातशत्रु 1922 की रचना है। कामना 1927 की है। स्कंदगुप्त 1928 की रचना है। एक कोड बनाया था हमने, सारा लेके कोड बनाया था कि 28 साल के स्कंदगुप्त, अजातशत्रु जो होते हैं वो जन्मेजय का नागयज्ञ करते हैं और कामना रखते हैं कि 28 साल का स्कंदगुप्त 2 घूंट पीकर ध्रुव स्वामिनी को चंद्रगुप्त से मिला देगा। तो इस प्रकार से एक कोड बनाया हुआ है, तो कोड के अनुसार भी हम आंसर आराम से लगा सकते थे। यदि हमें डेट याद नहीं थी तब भी कोड के अनुसार हम आराम से आंसर इसका कर सकते थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे समक्ष आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दलित लेखकों की आत्मकथाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या होगा? ये दलित आत्मकथाएं दी गई हैं और प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम हमें दोस्तों देखना है। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। विकल्प है तिरस्कृत, हादसे, झूठन या मुर्दहिया। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए प्रकाशन वर्ष के अनुसार। दोस्तों आंसर हमारा हो जाएगा सी। सबसे पहले आ जाएगा जूठन, कब की है? आपके 1997 की रचना है। तिरस्कृत जो है ये 2002 की रचना है। हादसे कब की है? 2005 की रचना है। और मुर्दहिया कब की है? 2010 की रचना है। तो जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार दलित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? दलित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम हमें दोस्तों देना है और ये हमारे समक्ष दिए गए हैं विकल्प। विकल्प है जूठन, मेरी पत्नी और भेड़िया, मैं भंगी हूँ, झोपड़ी से राजभवन तक। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए दोस्तों, आंसर क्या होगा? दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा डी। देखिए सबसे पहले मैं भंगी हूँ ये कब की है? आपकी 1981 की रचना है। जूठन कब की है? आपकी ये है 1997 की रचना है। झोपड़ी से राजभवन तक कब की है? 2002 की रचना है। मेरी पत्नी और भेड़िया कब की है? 2009। कितने राजभवन बनाए थे? 2। कितने भेड़िया मिल गए थे उसमें? 9। कैसे भी याद रख लो, ये सभी आपको याद करवाई गई है कि 8 साल का भंगी होता है जो 97 बार क्या करता है? जूठन खाता है। 8 साल का 97 बार जूठन खाता है और फिर 2002 यानी 2 राजमहल में जाता है तो उसे वहाँ 9 भेड़िए मिल जाते हैं। वहाँ भी उसको कोई न कोई खाने को तैयार बैठा होता है। तो ये सभी जो दलित आत्मकथाएं ये ट्रिक से भी आपको याद करवा रखी हैं। यदि आप भी इसी प्रकार से याद करना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा हमारे चैनल के साथ। यदि आप एक बार पूरा कोर्स कर लेते हैं तो किसी भी परीक्षा को, मैं आत्मविश्वास के साथ कहती हूँ कि किसी भी परीक्षा को आप चुटकियों में फाइट कर दोगे। लेकिन हाँ, 4 महीने आपको मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ रामबाण नहीं होता या कोई पुड़िया नहीं दी जाती है, या मेहनत करवाई जाती है और वो मेहनत आपको हर पेपर में पास करवा के लेके जाती है। तो दोस्तों अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो अवश्य जुड़ जाइएगा। यदि आप भी पेड क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे नंबर हैं 94 670 75 600। इन पे आप नेट JRF या असिस्टेंट प्रोफेसर लिखकर कमेंट कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जी। अगला जो क्वेश्चन हमारा आ रहा है वो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है,
आलोचना आलोचक का जन्म कर्म के अनुसार सही क्रम कौन सा होगा। ये आलोचक दिए गए हैं, जन्म कर्म के अनुसार हमें सही क्रम में इन्हें एडजस्ट करना है। विकल्प है मैनेजर पांडे, नगेंद्र, नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, सही आंसर क्या होगा। दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी कब के हैं, 1884 में इनका जन्म हुआ था। नगेंद्र का कब हुआ था, 15 नगीने याद आया होगा आपको, 1915 में। नामवर सिंह, नाम कब मिला था, जब 27 साल का हो गया था नामवर सिंह है। और मैनेजर पांडे कब का है आपका, 1941 में पांडे जी बन गए थे मैनेजर। ये ट्रिक से याद करवाई हुई है, याद होंगे सभी को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमने वैसे ही याद किया था, 1884। उसके बाद में नगेंद्र है, कितने नगीने पहने थे, 15। उसके बाद 27 साल की उम्र में हमें नाम मिला था, और हम 41 साल की उम्र में क्या बन गए थे, पांडे जी बन गए थे, यानी मैनेजर बन गए थे। तो सही विकल्प होगा हमारा डी। इस कोड से भी आप कर सकते थे आराम से, और डेट लगा कर भी कर सकते थे। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम कौन सा होगा। कविताएं दी जा रही हैं, प्रिय प्रवास, असाध्य वीणा, गीत फरोश और राम की शक्ति पूजा। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, सही आंसर क्या होगा। दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। सभी जानते हो, अभी अभी देख कर आए हैं कि प्रिय प्रवास कब का है, 1914 का है। गोपियाँ कहती है ना कि जब श्री प्रिय प्रवास के अंतर्गत श्री कृष्ण का मथुरा से गोकुल से मथुरा तक के गोकुल से लेकर मथुरा तक के गमन को दिखाया गया है। कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा गमन तक का जो समय है वो दिखाया गया है। तो इसमें जब श्री कृष्ण भगवान गोपियों को छोड़कर चले जाते हैं, तो गोपियाँ कहती हैं, एक ट्रिक बनाई थी हमने, गोपियाँ कहती हैं कि 14 साल की जो गोपियाँ हैं वो कहती हैं कि हमारे प्रिय तो 14 साल में ही प्रवास कर गए हैं, अब हमें पारिजात से कोई लेना देना नहीं है, हम तो वैदेही वनवास करेंगे। पारिजात के अंतर्गत उद्धव संवाद है। उद्धव ब्रह्म की शिक्षा देने आता है, तो कहता है कि उद्धव तुम्हारे इस पारिजात किसी दूसरे जाति के ब्रह्म से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम तो सीता की तरह वन में वनवास करेंगे, सीता की तरह वैदेही वनवास करेंगे। यानी वैदेही वनवास में किसका वर्णन है, सीता का वर्णन है। तो कहते हैं कि हम तो सीता की तरह वैदेही वनवास करेंगे। तो ये सभी जो हैं ये ट्रिक से आपको अच्छे से करवाई हुई हैं। उसके बाद राम की शक्ति पूजा जानते ही हो कब की है, 1936 की रचना है, एक लंबी कविता है। उसके बाद है हमारे पास गीत फरोश। अगर गीत फरोश की बात करते हैं तो ये 1951 की रचना है। जो गीत फरोश है ये 1951 की रचना है। और असाध्य वीणा सभी जानते हो 61 की रचना है, जो एक लंबी कविता है आपकी। सही विकल्प हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, निम्नलिखित ग्रंथों का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा। विकल्प है आलोचना के मान, रसमीमांसा, नई कविता और अस्तित्ववाद। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, सही आंसर क्या होगा। दोस्तों जो हमारा आंसर है वो आंसर हो जाएगा बी। देखिएगा, सबसे पहले आ जाएगी रस मीमांसा, कब की है आपकी, 1949। आलोचना के मान कब की है, 1958 की। नई कविता कब की है, 1973 की रचना है। नई कविता और अस्तित्ववाद कब का है आपका, 1978 की रचना है। तो सही विकल्प हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से आइए रिचर्ड्स के ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा होगा। ये रिचर्ड के ग्रंथ दिए गए हैं आपको, और रिचर्ड्स के ग्रंथों का सही अनुक्रम दोस्तों हमें लगाना है। विकल्प है साइंस एंड पोइट्री, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक, द फिलोसफी ऑफ रेटारिक।
जल्दी से कमेंट करके हमें आंसर देना है। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? डेट याद है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोड से भी बहुत आराम से कर सकते हो। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक, ये कब की रचना है? आपकी 1922 की रचना है। दूसरा है आपका साइंस एंड पोएट्री, कब की है? 1926 की रचना है। उसके बाद है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, कब की है? 1929 की रचना है। और द फिलोसफी ऑफ रेटारिक जो है ये कब की है? 1936 की रचना है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा बी। नहीं कोड से भी कर लेते थे, हमने कोड से अच्छे से करवा रखा है कि ये जो रिचर्ड्स होते हैं ये धनवान व्यक्ति होते हैं, ये पूरा का पूरा फाउंडेशन ही मंगवा लेते हैं। फिर अपने साइंस के आधार पर ये प्रैक्टिकल करके देखते हैं और यही इनकी क्या बन जाती है? फिलोसफी बन जाती है। बीच की अन्य रचनाएं भी हो गई जो कोड के अंदर आ जाती हैं। तो सही आंसर क्या हो जाता है? हमारा आंसर हो जाता है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, ये क्वेश्चन थे हमारे अभी तक सही क्रम से लगाने के लिए। अब क्वेश्चन जो है ये स्थापना और तर्क के हैं। दोस्तों कोशिश की है कि एक भी क्वेश्चन आपको गलत न बताया जाए, लेकिन फिर भी स्थापना और तर्क में हो सकता है कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाए, लेकिन कोशिश यही है कि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं बताया जाएगा, जो बताया जाएगा बिल्कुल सही बताया जाएगा। आप मुझे शायद समझ रहे होंगे कि स्थापना और तर्क होता है, इसमें हम बिल्कुल 100% सही नहीं कह सकते हैं कि आंसर हमारा यही होगा, लेकिन फिर भी कोशिश की है कि कोई भी क्वेश्चन गलत न बताया जाए। ये देख लेते हैं हम एक बार। स्थापना हमारे समक्ष है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 71 हमारे पास है। स्थापना कह रही है कि समीक्षा कर्म सृजनात्मक लेखन पर आश्रित होते हुए भी स्वतंत्र सृजन है। दोस्तों बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ कहा गया है हमें कि जो समीक्षा कर्म होता है यानी जो आलोचना होती है यह सृजनात्मक लेखन पर आश्रित होती है, लेकिन आश्रित होते हुए भी क्या है? एक स्वतंत्र सृजन हुआ करता है। जो सृजनात्मक लेखक हैं ये अलग होते हैं और जो आपकी समीक्षा होती है ये अलग हुआ करती है, लेकिन कहीं ना कहीं समीक्षा भी सृजनात्मकता पर निर्भर करती है। तो ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। स्थापना बिल्कुल सही है। और आर कहता है, तर्क कहता है कि सृजनात्मक लेखन और समीक्षा कर्म भिन्न होते हैं। बिल्कुल सही है, दोनों एक नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों का अस्तित्व भी अलग होता है। तो ए भी सही है हमारा और आर भी सही है। तो दोस्तों स्थापना भी सही और तर्क भी सही है, तो जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद समस्याओं का चित्रण बड़े कौशल से करते हैं किंतु उचित समाधान नहीं दे पाते। दोस्तों ये गलत हो गया हमारा। देखिए यहाँ तक तो बिल्कुल सही था कि जो प्रेमचंद जी हैं समस्याओं का चित्रण बड़े कौशल के साथ करते हैं, लेकिन आगे दिया किंतु उचित समाधान नहीं दे पाते। ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। अगर हमें ऐसा ऑप्शन देता कि जो स्थापना है ये आंशिक रूप से सही है तो शायद हो जाती, लेकिन ऐसा विकल्प यहाँ नहीं दिया गया है। आगे दिया गया है, तर्क है वस्तुतः सुधारवाद प्रेमचंद युग की सीमा थी। वस्तुतः सुधारवाद प्रेमचंद की युग की सीमा थी, तो ऐसा नहीं था। तो दोस्तों ये भी हमारा क्या हो गया है? गलत। यानी ए भी गलत हुआ और आर भी हमारा क्या हो गया? गलत। स्थापना भी गलत है और तर्क भी गलत है, तो जो हमारा सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्थापना करी है कि कला मात्र के लिए वही साहित्य हो सकता है जो विवेक शून्य हो। ये बात तो बिल्कुल गलत है, सर्वथा गलत है आपकी कि कला मात्र के लिए वही साहित्य हो सकता है जो विवेक शून्य हो। विवेक शून्य साहित्य होगा तो वह कला ही नहीं मानी जाएगी। तर्क कहता है कला विवेक से पलायन है, यानी कहता है जो कला है ये विवेक से दूर चले जाना है, तो ये भी कथन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। ए भी गलत है और आर भी गलत है, यानी बी हमारा आंसर हो जाएगा बी। स्थापना भी गलत है और तर्क भी गलत है।
अगला क्वेश्चन है, स्थापना है नई कहानी में व्यक्तिनिष्ठ अहम का चित्रण मुख्य रूप से हुआ है। दोस्तों बिल्कुल हुआ है, सही है। जो नई कविता और जो नई कहानी है, जो दोनों ही समकालीन चल रही थी, दोनों के अंदर ही व्यक्तिनिष्ठ अहम का प्रमुख चित्रण किया गया है। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। आर कहता है नई कहानी में इसे व्यापक सामाजिक स्वीकृति मिली है। ये भी सही है कि नई जो कहानी है उसमें व्यक्तिनिष्ठ अहम को व्यापक सामाजिक स्वीकृति दी गई है। तो ये भी सही है। विकल्प हो जाएगा हमारा ए और आर दोनों सही, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया जा रहा है, आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं, वह मूल्यों के परिवर्तन का पर्याय है। दोस्तों बिल्कुल सही कहा गया है कि जो आधुनिकता है यह आपका शाश्वत मूल्य नहीं है, हर समय रहने वाला मूल्य नहीं है। ये समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। हर समय के अनुसार हर कुछ नया आता चला जाता है और पहले वाला ओल्ड होता चला जाता है, पुराना होता हुआ चला जाता है। तो ये कथन बिल्कुल सही कहा गया है। तर्क कहा गया क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया में हर युग आधुनिक होता है। बिल्कुल सही है कि बदलाव की जो प्रक्रिया आती है उसमें हर आने वाला युग एक आधुनिक युग कहलाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए बी सही और आर बी सही। आंसर हो जाएगा बी, स्थापना भी सही है और तर्क भी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छंदतावादी कला अंतः प्रेरणाओं का मूर्त रूप है। स्वच्छंदतावादी कला अंतः प्रेरणाओं का मूर्त रूप है। तो दोस्तों देखिएगा, ये भी हमारा जो कथन है कि स्वच्छंदतावादी कला अंतः प्रेरणाओं का क्या है, स्वच्छंदतावादी जो कला है यह अंतः प्रेरणाओं का मूर्त रूप है। बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों जब क्वेश्चन समझ नहीं आता है ना, तो उसको आप 2 बार 3 बार दोहराया करो, ताकि मस्तिष्क अपने आप आंसर हमें दे देता है कि ये कथन हमारा सही है। कि स्वच्छंदतावादिता क्या है, जो स्वच्छंदता है वो क्या है, हमारी अंतःकरण की जो प्रेरणाएं होती है उसे मूल रूप देना या मूर्त रूप देना, ये सही है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा तर्क है इसमें, आत्मा के अज्ञात क्षेत्रों में विचरण ही स्वच्छंदतावाद का सुखद अभीष्ट है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये गलत हो जाना चाहिए था, क्योंकि आत्मा के अज्ञात क्षणों में विचरण ही स्वच्छंदतावाद का सुखद अभीष्ट है। तो ये तो रहस्यवाद का है दोस्तों, ये स्वच्छंदतावाद का नहीं है। तो ये हमारा तर्क गलत हो गया। आंसर हो जाएगा ए सही आर गलत। ए सही आर गलत किस में दिया गया है, डी में। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, स्थापना है कि व्यक्तिगत प्रतिष्ठा अर्थात व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अनुभूति ही अस्तित्व है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अनुभूति ही क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अनुभूति ही अस्तित्व है। दोस्तों ये कहा तो बिल्कुल सही है कि जब व्यक्तिगत रूप से हम स्वतंत्र हो जाते हैं तभी अपना अस्तित्व स्वीकार करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। तर्क कहता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही अस्तित्व का मूल आधार है। बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए बी सही और आर बी सही। आंसर हो गया ए। स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्थापना है काव्य में अभिधा से ही काम चलता है। बिल्कुल ये कथन यहीं पे गलत हो गया हमारा। जो काव्य में काम किससे चलता है, उत्तम व्यंजना से चला करता है। तो ये कथन हमारा क्या हो गया, गलत हो जाता है। तर्क कहता है अभिधा और व्यंजना की अपेक्षा लक्षणा श्रेष्ठ काव्य सृजन में सहायक सिद्ध होती है। तो ये भी गलत हो गया। आपने सुना होगा उत्तम व्यंजना, तो जो उत्तम काव्य होता है उसमें उत्तम व्यंजना का सृजन किया जाता है, तभी सही होता है। तो ए भी गलत हमारा और आर भी गलत है। ए भी गलत, तर्क भी गलत और स्थापना भी गलत। कहाँ दिया गया है, स्थापना और तर्क दोनों ही गलत हैं। तो आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्थापना हमारे समक्ष है कि सुंदर के प्रति सभी दशक का प्रतिक्रिया एक सी नहीं होती। सुंदर के प्रति सभी दशक की
प्रतिक्रिया एक सी नहीं होती है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है कि जो सुंदर है उसके प्रति सभी जो दर्शक होते हैं उनकी प्रतिक्रिया एक जैसी नहीं होती है, तो ये सही हो जाएगा हमारा। आर कहता है प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य और विशिष्ट की संगति होती है, संगति नहीं होती है। अगर दोनों की संगति होती है तो दोनों एक ही हो जाते हैं, तो ये हमारा गलत हो गया। तो जो सही आंसर है वो है ए सही और आर गलत। ए सही और आर गलत की यदि हम बात करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा सी। मेरे हिसाब से यह आंसर सी ही होना चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि रहस्यवाद का अनुभूत्यात्मक रूप आनंदमय ही होता है। बिल्कुल सही है, जो रहस्यवाद है उसकी जो अनुभूति होती है वो आनंदमय होती है, परमानंदमय होती है। बिल्कुल सही है। उसके बाद कहा क्योंकि रस आस्वादन नहीं, आस्वादन रस जो है वो क्या कह रहा है, आगे थोड़ा सा कट गया है दोस्तों ये, कि क्योंकि रस आस्वादन नहीं, आस्वादन अवस्था है, अर्थात अनुभूति नहीं अनुभव का विषय है। बिल्कुल सही है, जो रस है ये हमारा अनुभूति नहीं अनुभव का विषय हुआ करता है। तो दोनों सही है, हमारा ए भी सही और आर भी सही, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे समक्ष दिया जा रहा है। अब ये कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन हमारे समाप्त तो होते हैं। आगे हमें रचनाएं दी जा रही हैं या फिर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको भी एक बार हम देख लेते हैं। आगे है कि कोरियाई लिपि किस लिपि से विकसित हुई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि जो कोरियाई लिपि है ये किससे विकसित हुई है। विकल्प दिए गए हैं ब्राह्मी, लैटिन, हित्ती या केल्टिक। किससे हुई है हमारी, ए आंसर हो जाएगा ए, ब्राह्मी लिपि से ये विकसित हुई है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन बिहारी उपवर्ग की बोली नहीं है। दोस्तों जिसने पेड क्लासेज ली है उनको बहुत अच्छे से ये बोलियां भी करवाई गई है और लिपियों का विकास भी करवाया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि बिहारी उपवर्ग की बोली कौन सी नहीं है। विकल्प दिया गया भोजपुरी, अवधी, मैथिली, मगही। तो देखिएगा मगही, भोजपुरी, अवधी तीनों तो हैं, आपकी कौन सी नहीं है। आंसर हो जाएगा हमारा जो अवधी है वो हो जाएगा। देखिएगा भोजपुरी, मैथिली, मगही ये तीनों ही हैं आपकी, ये आपके मागधी के अंतर्गत आती हैं। लेकिन जो अवधी है ये किसकी है, ये आपकी पूर्वी भाषा की है, पूर्वी हिंदी की है, अर्ध मागधी की है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। पश्चिमी हिंदी की यानी शोरसेनी अपभ्रंश की बोली कौन सी नहीं है। शोरसेनी अपभ्रंश की जो ये कहें कि हमारा अपभ्रंश का रूप था जिसको पश्चिमी हिंदी कहते हैं, कौन सी बोली नहीं है। उसमें 5 बोलियां सम्मिलित की गई हैं। तो देखो बुंदेली भी है, ब्रज भी है और कन्नौजी भी है, क्या नहीं है, बघेली नहीं है। बघेली किसकी है, पूर्वी हिंदी की है आपकी। चलिए अगला क्वेश्चन आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्वप्रथम हिंदी की देसी भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किसने किया है। दोस्तों ये अमीर खुसरो लगाया हुआ है, ये किसी स्टूडेंट का भेजा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों ठीक है आपके माइंड में अमीर खुसरो आया, लेकिन एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़िएगा। सर्वप्रथम हिंदी की देसी भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो हिंदवी का प्रयोग किया था बी ने, कवि ओफी ने। जो कवि ओफी है इन्होंने सर्वप्रथम देसी भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था और उसके बाद किसने किया था, अमीर खुसरो ने किया था। अगला क्वेश्चन है सूर के भ्रमर गीत में निम्नलिखित में से क्या नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि सूरदास जी का जो भ्रमर गीत है उसमें क्या नहीं है, प्रेम, भक्ति, रहस्यानुभूति या वाग्दत्ता। तो जो सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा रहस्यानुभूति, उसमें नहीं है क्योंकि वहाँ आत्मा और परमात्मा नहीं सीधा गोपी और उद्धव का संदेश दिया जा रहा है।
गोपी, और जो उद्धव का कॉन्सेप्ट है उसमें सीधा गोपियाँ कृष्ण से जुड़ती हैं, सगुण रूप से जुड़ती हैं। जो रहस्य आता है वो निर्गुण रूप में आता है, तो ये निर्गुण रूप से नहीं जुड़ना चाहती हैं, तो इसमें रहस्य अनुभूति नहीं है। इसमें प्रेम है, भक्ति है और वाग्दत्ता है, ये सभी गुण उपस्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता चैतन्य संप्रदाय में नहीं है। दोस्तों देख लेना, पहले कल या परसों ही मैंने पेड क्लास में आपको ये संप्रदाय करवाए हैं, और उसमें मैंने आपको एक ही कहा था कि जो वैष्णव संप्रदाय है ना, आपकी जो वैष्णव संप्रदाय हैं वो अलग करवाए थे आपको, और जो कृष्ण भक्ति संप्रदाय हैं वो आपको अलग करवाए थे। उसके आधार पर आराम से ये क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। कह रहा है जो चैतन्य महाप्रभु का है वो कौन सा है, गौड़ीय संप्रदाय, और गौड़ीय संप्रदाय कृष्ण भक्ति से संबंधित है आपका। जब कृष्ण भक्ति से संबंधित है तो इसमें क्या है, ब्रज गोपियाँ श्रेष्ठ हैं, ये भी है। विष्णु का स्थान सर्वोच्च है दोस्तों, यही नहीं है विष्णु, क्योंकि ये वैष्णव नहीं है, कृष्ण भक्ति से संबंधित है। तो भागवत सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है इनके अनुसार, शुद्धा भक्ति श्रेयकर है, तो ये भी सही है, आंसर हो जाएगा बी। विष्णु का सर्वोच्च स्थान यहाँ नहीं है, यहाँ सर्वोच्च रूप से कृष्ण की पूजा की गई है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, वो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ख्वाजा बंदे नवाज का दक्षिणी में लिखा ग्रंथ नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन भले ही आपका पढ़ा हुआ न हो, लेकिन एक बार ऑप्शन देखिएगा, जैसे ही ऑप्शन देखोगे आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। ऑप्शन में दिया गया है हिदायतनामा, मारिजुल आस्कीन, इरशादनामा और 12 मासा। ऑप्शन देखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। दोस्तों 12 मासा रचना बिल्कुल याद आ रही होगी किसकी है, 12 मासा रचना जो है वो इनकी नहीं है, बाकी सारी इन्हीं की है। अगला क्वेश्चन है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाता रहेगा, ध्यान दीजिएगा। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी। दो क्वेश्चन बनते हैं कि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी, और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भूषण को कंधा किसने दिया था। विकल्प है चित्रकूट नरेश, छत्रसाल, शिवाजी, जयसिंह। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी दोस्तों, जल्दी से बताइए कमेंट करके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी, चित्रकूट नरेश, सोलंकी रुद्र ने। याद आया, सोलंकी रुद्र ने भूषण की उपाधि दी थी, तो वो कहाँ के राजा थे, चित्रकूट नरेश थे, आंसर आ जाएगा ए। छत्रसाल ने इन्हें क्या दिया था, कंधा दिया था। और शिवाजी की याद में क्या लिखी थी इन्होंने, शिवा बावनी लिखी थी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागरिक प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष शुरू हुआ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नागरिक प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कब से शुरू हुआ था। विकल्प आपके यहाँ दिए गए हैं सारे, देखिए यहाँ दिया गया है हमें कि नागरिक प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों इसका प्रकाशन जो हुआ था ये हुआ था 1896 ईस्वी में, लेकिन कहीं ऑप्शन ऐसा नहीं दिया गया है कि कब हुआ था। 1896 में ये प्रकाशित हुई थी, तो कहीं ना कहीं हम सी आंसर लगा कर चलते हैं कि 96 की जगह शायद ये 66 दे दिया गया है, तो इसका शायद बोनस मार्क सभी को दिया जाए। ये 1896 ईस्वी में इसका प्रकाशन आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था। विकल्प है नंदुलारे वाजपेयी, नेमिचंद्र जैन, अज्ञे, श्रीधर पाठक। शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, नंदुलारे वाजपेयी ने। नंदुलारे वाजपेयी ने ही इसे ठाले बैठे का धंधा कहा है, और इन्होंने ही सर्वप्रथम
ये कहें इस शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन जो प्रयोगवाद है उसके प्रणेता कौन माने जाते हैं? अज्ञे जी माने जाते हैं। स्थापक इसके अज्ञे जी माने जाते हैं, लेकिन शब्द का प्रयोग किसने किया? नंदुलारे वाजपेयी ने। अगला क्वेश्चन है, भूल गलती क्या पहनकर बैठी थी? विकल्प है जिहर बख्तर, साड़ी, कवच, रेशमी वस्त्र। सभी का आंसर आ ही गया होगा दोस्तों। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हमारा आ जाएगा ए, जिहर बख्तर पहनकर बैठी थी। ये मुक्तिबोध की जो रचना है भूल और गलती, वो गलती रचना से यहाँ ली गई है। तो जो गलती भूल और गलती जो रचना है उसमें भूल गलती जो पात्र है वो क्या पहनकर बैठी थी? तो जिहर बख्तर पहनकर बैठी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन रात का रिपोर्टर उपन्यास के रचयिता हैं? देखते ही, जिसने पेड क्लास ली है तो देखते ही आंसर आ गया होगा कि रात में रिपोर्ट हो जाती है किसकी? निर्मल वर्मा जी की। निर्मला से हमने इसका कोड बनाया था कि चीड़ों पर चांदनी होती है ना दोस्तों। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। देखिए कोड क्या बनाया गया था निर्मल वर्मा का कि एक चिथड़े सुख के लिए, एक चिथड़े छोटे से सुख के लिए क्या करती है कि रात में इसकी रिपोर्ट भी कर दी जाती है। निर्मला से बनाया था, पड़ोसन निर्मला से, तो सभी को याद आ गया होगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? निर्मल वर्मा जी। अगला क्वेश्चन है, राग दरबारी उपन्यास के केंद्र में कौन सा गांव है? सभी को देखते ही आंसर आ गया होगा दोस्तों। राग दरबारी उपन्यास के केंद्र में कौन सा गांव है? कौन से गांव की कथा है राग दरबारी उपन्यास में? राग दरबारी उपन्यास में शिवपाल गंज की रचना का वर्णन है। आंसर आ जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र शेखर एक जीवनी से संबंधित नहीं है? भाग 1 से पूछा है, कौन संबंधित नहीं है? विकल्प है सरस्वती, ये तो थी आपकी। उसके बाद दिया जा रहा है शारदा भी थी, मणिका भी थी, कौन नहीं था? गोरा नहीं था। तो आंसर आ जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद के अलावा किस लेखक ने पंच परमेश्वर शीर्षक कहानी की रचना की है? तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि पंच परमेश्वर की रचना किसने की है प्रेमचंद के अलावा? विकल्प है यशपाल, रांगे राघव, अज्ञे और जैनेन्द्र। ये मैं आप पर छोड़ती हूँ, जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। पंच परमेश्वर शीर्षक कहानी की रचना किसके द्वारा की गई है प्रेमचंद को छोड़कर? तो ये आपको लिखवाया गया है कि पंच परमेश्वर किसके द्वारा पुनः प्रकाशित की गई थी, किसके द्वारा पुनः ये कहें कि इसका रचना काल किया गया था। इसमें सुधारात्मक रूप से पुनः इसको रचा था किसने? तो ये आपको करवाया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुरेंद्र वर्मा का एकांकी नहीं है? कौन सुरेंद्र वर्मा की एकांकी नहीं है? विकल्प है अजंता की नर्तकी, वे नाक से बोलते हैं, शनिवार को 2 बजे, हरी घास पर घंटे भर। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए दोस्तों। आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, अजंता की नर्तकी। इनकी रचना सुरेंद्र वर्मा की नहीं है। बाकी सुरेंद्र वर्मा की वे नाक से बोलते हैं ये भी है, शनिवार को 2 बजे और हरी घास पर घंटे भर ये भी इन्हीं की है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे समक्ष दिया जा रहा है। क्वेश्चन है, आकाशदीप कहानी का नायक बुद्धगुप्त पेशे से क्या था? तो ये क्वेश्चन नेट में भी पीछे पूछा गया था कि आकाशदीप कहानी का जो नायक बुद्धगुप्त है ये पेशे से क्या था। दोनों में से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो तमस के जो पात्र हैं उनमें से पूछा जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी का कौन सा था, और ये कहें कि जो अधिकारी पद पर कौन था, वहाँ जो अंग्रेज की पत्नी थी उनका क्या नाम था, ये सभी चीज़ें वहाँ से भी आपकी पूछी जाती है और आकाशदीप से भी आपसे पूछा जाता है। तो जो बुद्धगुप्त नायक है ये पेशे से क्या था? तो दोस्तों विकल्प है राजा, दलदस्यु, सेनानायक, महामंत्री। तो आंसर आ ही गया होगा, क्या था? बी, दलदस्यु था। अगला क्वेश्चन है, अश्वघोष के सौंदर्यानंद
पर आधारित नाटक कौन सा है? आ ही गया होगा आंसर देखते ही। विकल्प है सुखा सरोवर, रातरानी, लहरों के राजहंस, सूर्यमुख। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा, लहरों के राजहंस। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन के अनुसार कोकिला किस पर बैठकर कूक गई? कोकिला किस पर बैठकर कूक गई थी? विकल्प है आम की डाली पर, जली ठूंठ पर, फूले पलास पर, या गदराए कदम्ब पर। जल्दी से आंसर बताइए। आंसर आ गया होगा सभी का, क्या? जली ठूंठ पर। नागार्जुन के अनुसार जो कोकिला जो कोयल कूक रही थी वो कहाँ बैठकर कूक गई थी? जली ठूंठ पर बैठकर कूक गई थी। ये सावन की बंदूक है, एक नागार्जुन की रचना है, सावन की बंदूक, वहाँ से ये लिया गया है। तो जली ठूंठ पर बैठकर वो कूक गई थी। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, उठ जाग मुसाफिर निबंध के लेखक कौन हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है इसी पेपर में। एक बार मैच करने के लिए दिया गया था पीछे कि ये किसका है, और दूसरी बार ये डायरेक्ट पूछ लिया गया है, उठ जाग मुसाफिर। तो ये कौन कहेंगे उठ जाग मुसाफिर? जिसके पास विवेक होगा। एक विवेकवान व्यक्ति ही तो आपको कहता है कि मुसाफिर उठ जाग, ये तो रैन बसेरा है, यहाँ जो तू संसार में आया ये तेरा नहीं है, ये तो रहना बसेरा है, उठ जाग मुसाफिर। ये कौन? जो जिसके पास विवेक होगा वही हमें ये सीख देता है। तो आंसर अभी हमारा क्या हो जाएगा? विवेकी रॉय हो जाएगा। आंसर आ जाएगा बी। तो दोस्तों ये हमारे पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो दोस्तों कहना चाहेंगे कि अवश्य लाइक करना मत भूलिएगा। मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए ही करती हूँ दोस्तों। वास्तव में यह है कि मेरे पास समय का बहुत अभाव होता है, लेकिन फिर भी एक चाहे सब्जेक्ट से प्रेम समझ लो, चाहे आप लोगों का स्नेह समझ लो, इतने बिजी शेड्यूल से भी मैं समय निकालती हूँ पेपर सोल्व करवाने के लिए। और पेपर सोल्व करवाकर मुझे बहुत अधिक खुशी होती है, अपार प्रसन्नता होती है। चाहे आप ये समझ सकते हो कि मैं अपनी खुशी के लिए भी ऐसा कार्य करती हूँ, और साथ साथ आपके लिए भी ये मेहनत मैं करती हूँ। इस नाते इतना तो कहना बनता ही है कि दोस्तों जो भी वीडियो होती है जो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कर दिया करो। आपको शेयर कर देना चाहिए, इतना तो आपका भी ये कहें कि फ़र्ज बनता है। सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दोस्तों यदि आप इसी प्रकार के नॉलेज से जुड़ना चाहते हैं, ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं, सब्जेक्ट की गहराइयों से जुड़ना चाहते हैं तो अवश्य हमारी पेड क्लासेज से जुड़ जाइएगा। पूरा कोर्स आपको इसी तरह से ट्रिक बना कर और खेलते खेलते करवाया जाता है। हंसते खेलते पूरा सब्जेक्ट हमारा हो जाता है और किसी भी एग्ज़ाम के लिए एनफ तैयारी यहाँ आपको करवाई जाती है। इतना ही कहना चाहूँगी दोस्तों कि यदि आप लोग पेड क्लासेज लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 94 670 75 600। इस पर आप जिस भी हिंदी साहित्य से संबंधित पेपर की तैयारी कर रहे हैं वह लिखकर कमेंट कर दीजिएगा। आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और पेड क्लासेज से आप जुड़ सकते हो। धन्यवाद।